मुंबई इंडियंस के लिए ये उनके इतिहास का सबसे हाईएस्ट रन चेज है और साथ में पिछले 13-14 साल से वो आईपीएल का पहला मैच नहीं जीत रहे थे, लेकिन इस साल उन्होंने ये जिंक्स भी तोड़ दिया है। क्या ये मुंबई इंडियंस का सीजन हो सकता है जिसमें वो छठी ट्रॉफी अपने नाम करे? साथ में रोहित शर्मा जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी करी, एक पल को भी नहीं लगा कि उन्होंने टी20 से रिटायरमेंट ले रखा है। एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि वो 3 महीने के गैप के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। रायन रिकल्टन कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने करी और साथ में दोनों टीमों के कप्तान, मेरे हिसाब से वो दोनों को दोनों अप टू द मार्क नहीं थे। मैं ये समझाऊंगा आपको बिल्कुल कैसे। और चेन्नई ने एक बॉल भी नहीं डाला है, लेकिन उनके सामने ऑलरेडी दुनिया भर की प्रॉब्लम है। क्या चेन्नई इनको एड्रेस कर पाएगी? और राजस्थान रॉयल्स के लिए शिमरन हेटमेयर को कहाँ बैटिंग कराई जाए, इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। मैं हूं फैसल खान और खेल की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरू करते हैं वानखेड़े से ही, एक आइकॉनिक ग्राउंड जहां पे बहुत रन बनते हैं, भर भर के रन बनते हैं और चीज आसानी से हो जाते हैं। लेकिन 220 रन, अगर आप 220 रन बनाते हो और आप उतना रन डिफेंड नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं कमी आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में और आप उस रिसोर्स को किस तरह से यूज कर रहे हो इसमें होती है। अगर हम सबसे पहले शुरू करें बैटिंग से, तो कोलकाता ने अच्छी बैटिंग करी, 220 रन तक पहुंचे। उनके अगर आंकड़े देखें पिछले साल के, तो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत बुरे आंकड़े थे। करीब 36-37 विकेट दिए थे, सिक्स हिटिंग एबिलिटी नहीं थी, करीब सबसे कम छक्के लगाए थे पूरे पूरे पिछले साल के आईपीएल सीजन में, 100-101 के आसपास। उसके अलावा स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इस साल उन्होंने इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश करी और करा भी। छक्के लगाए पहले मैच में, स्पिनर्स पे अटैक करा, लगा सफर को अटैक करे, देख के अच्छा लगा मुझे। और रहाणे की अच्छी पारी, अंकिश रघुवंशी थम्सअप बहुत अच्छी पारी, साथ में रिंकू सिंह का फिनिश थम्सअप। आप कैसे भी करके 220 रन तक पहुंच जाते हो और 220 रन इज अ ह्यूज टोटल। अगर सामने से हम हार्दिक पांड्या की बात करें, तो पता नहीं वो किस स्ट्रेटजी के साथ आए थे, क्योंकि शुरू के 4-5 ओवर में जो भी रन आए थे ना, वो सारे के सारे लेग साइड में आए थे। आप फील्ड तो ले रहे थे ऑफ साइड की, लेकिन आप गेंदबाजी लेग साइड पे कर रहे थे। पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी थी। उसके अलावा एक और चीज जो मैं नोटिस करी कि आपने किसी भी गेंदबाज से कंटिन्यूस बॉलिंग नहीं कराई। लगातार 2 ओवर किसी भी गेंदबाज ने नहीं डाले, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को छोड़ के। वो भी जसप्रीत बुमराह ने आखिरी के 3 ओवर में से 2 ओवर डाले और हार्दिक पांड्या ने बस 2 ओवर लगातार डाले। आपने ट्रेंट बोल्ट से नई गेंद से गेंदबाजी नहीं कराई, बस 1 ओवर डलवाया पावर प्ले में। वो प्लेयर जो आपका पहले ओवर में विकेट लेता है, पावर प्ले में विकेट लेके देता है, स्पेशली वानखेड़े के मैदान पे, जहाँ पे शुरू में बॉल थोड़ी बहुत स्विंग होती है और इस विकेट पे तो घास भी था, फिर भी आपने ट्रेंट बोल्ट से गेंदबाजी नहीं कराई। पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी थी। कोलकाता की बात करें तो उनकी भी कप्तानी कुछ ज्यादा खास नहीं थी, इंप्रेसिव नहीं थी। आपने सुनील नारायण को इंट्रोड्यूस नहीं करा रोहित शर्मा के सामने। रोहित शर्मा के सामने सुनील नारायण के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, 7-8 बार उन्होंने आईपीएल में आउट करा है, फिर भी आपने उन्हें पावर प्ले में इंट्रोड्यूस नहीं करा। और आप सुनील नारायण को तब लेकर आते हैं जब रोहित शर्मा बिल्कुल सेटल हो चुके होते हैं विकेट पे, तब तो बिल्कुल तोड़ेंगे ना। उसके अलावा फिर आप उनको बाउंसर डालते हो, ये कहाँ की स्ट्रेटेजी है? पूरी दुनिया को पता है कि करंटली रोहित शर्मा से बेहतर पुल शॉट कोई नहीं खेलता, फिर भी आप उनको बाउंसर आउट करने की कोशिश करते हो। चलो माने प्लान तब काम करेगा जब आपकी साइड बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन वानखेड़े में तो 60-62 मीटर की बाउंड्री होती है यार। पता नहीं क्या प्लानिंग के साथ आए थे, आई डोंट नो। दोनों टीमों की तरफ से जो कप्तानी थी, मेरे हिसाब से अप टू द मार्क नहीं थी, बहुत लो लेवल की थी। और पिछले 4 आईपीएल के इनिंग्स देखे हम, तो चारों के चारों मैचेस, चारों के चारों इनिंग में 200 से ज्यादा रन बने हैं। तो आईपीएल बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है। अगर हम रोहित शर्मा की बैटिंग की बात करें, तो कमाल की बैटिंग, एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि वो 3 महीने के ब्रेक के बाद आ रहे हैं। और उनको ऐसे खेलते हुए देख के लगता है कि यार आपने रिटायरमेंट ही क्यों लिया टेस्ट क्रिकेट से, आप तो बिल्कुल फिट हो, फाइन हो, इवन बेटर हो पहले से। साथ में विराट कोहली के लिए भी सेम चीज कह सकते हैं, पास्ट को पास्ट में रहने देते हैं। और आपने कैमरन ग्रीन को खरीदा था 25 करोड़ में, 25 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट, और आपने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई। थोड़ी बहुत चूक हुई है आपसे, टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई है, यू नीड टू एड्रेस देम। आइए चलते हैं गुवाहाटी की तरफ, जहाँ पे चेन्नई और राजस्थान अपना मैच खेलेगी। और दोनों टीमों के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेड हुआ था। उनके कप्तान इधर आए थे और इनके प्लेयर जो बहुत समय से चेन्नई के साथ थे, जड्डू, वो राजस्थान की तरफ गए थे। उनकी एक तरह से घर वापसी हुई थी। लेकिन उनसे एक बड़ी बात यह है कि चेन्नई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। डिवॉल्ट ब्रेविस नहीं है, नेथन एलिस इंजर्ड हो गए हैं, एमएस धोनी 2 हफ्ते के लिए नहीं है। और आपने नेथन एलिस की रिप्लेसमेंट में ऐसे प्लेयर को लिया है जो ऑलरेडी इंजर्ड है। कोई सेंस बनता है इस बात का? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपनी टीम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, आप अगले साल के लिए प्रिपेयर नहीं करते खुद को। जो करना है इस साल करना है, लेकिन पता नहीं चेन्नई क्या सोच रही है। और डिवॉल्ट ब्रेविस है नहीं, तो टीम अचानक से बहुत ज्यादा अनएक्सपीरियंस नजर आने लगती है। अगर हम पिछले साल के स्टैट उठा के देखें, तो चेन्नई में बिल्कुल फायर पावर नहीं था, स्पिन के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा था। अगर हम बात करें तो उनके स्टैट्स ही देखें, मैं आप लगा दूंगा, देखना, चाहे वो पहले फेज हो, चाहे वो मिडिल फेज हो, चाहे वो एंड फेज हो, स्ट्राइक रेट में वो सबसे नीचे के स्थान पे थे, 10वें नंबर पे थे। अगर हम उनकी सिक्स हिटिंग की बात करें तो 9वें नंबर पे थे, नीचे से दूसरे नंबर पे। स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा था, करीब 40 विकेट गंवाए थे। और सामने जड्डू और रवि बिश्नोई होंगे स्पिन के ऑप्शंस में, दोनों के दोनों चेन्नई के बैटर को परेशान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, लेकिन डिसेंट है। साथ में चेन्नई में अब कुछ फोर्स चेंजेस होंगे। पहले तो ये लग रहा था कि ऋतुराज और संजू ओपन करेंगे, लेकिन नहीं।
मुझे लगता है अब ये नहीं होगा, अब उनको मजबूरी में आके बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप संजू और रुतुराज से ओपन करा दोगे तो फिर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहेगा शिवम दुबे को छोड़ के, वो भी 5 नंबर पे बैटिंग करते हैं। तो ये एक एड्रेस करना पड़ेगा चेन्नई को। तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होगी, संजू और आयुष माथुर ओपन करते हुए देखेंगे, 3 नंबर पर ऋतुराज, तो आपको टॉप ऑर्डर में अच्छा फायर पावर मिल जाएगा। और अगर अचानक से विकेट गिरता है तो ऋतुराज वहां से एक एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आप सरफराज खान के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सरफराज खान इज समवन हु प्ले स्पिनर्स वेरी वेल। अगर आपको एक फायर पावर चाहिए तो फिर आप उनकी जगह पे उर्विल पटेल को ला सकते हैं, तो सरफराज स्लैश उर्विल पटेल। 5वें नंबर पे शिवम दुबे, 6ठे पे कार्तिक शर्मा, 7वें पे प्रशांत वीर, 8वें पे जेमी ओवर्टन। ये आपके कुछ बैटिंग ऑप्शन होंगे। और 9वें पे नूर अहमद, फॉलोड बाई खलील अहमद, मैट हेनरी और एक और बॉलर जिसे भी आप खिलाना चाहो। और इम्पैक्ट सब के रूप में आप किसी ऐसे बॉलर को रखोगे हु कैन बैट। अगर गुवाहाटी का मैदान है, बॉल उतनी ज्यादा स्पिन होती नहीं, ड्यू आता है, तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ पेसर। रामाकृष्ण घोष के बारे में आप सोच सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से प्लेइंग 11 होगी। मुझे नहीं पता चेन्नई क्या प्लेइंग 11 खिलाएगी, क्योंकि चेन्नई हमेशा से अलग सोचती आ रही है, लेकिन इस साल उन्होंने अपनी सोच को बदला है, पिवट करने की कोशिश करी। तो हो सकता है उनकी प्लेइंग 11 में वही चीज दिखे जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चेंज करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो ऑन दी अदर साइड राजस्थान लुक्स वेरी सटल टीम, बहुत ही ज्यादा डिसेंट टीम है, बैलेंस्ड है, जो कि चेन्नई नहीं है। और उनके लिए जो सबसे बड़ा सवाल होगा ये होगा कि सिमरन हेटमेयर को कहाँ खिलाया जाए। वर्ल्ड कप के अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो उन्होंने 3 नंबर पे बैटिंग करी थी और कमाल की बैटिंग करी थी, चुम्बेश्वरी बैटिंग करी थी। लेकिन अगर आप उनको 3 नंबर पे यहाँ खिलाते हो तो आपके टॉप 3 लेफ्ट हो जाएंगे, और ये आपको वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा जो इंडिया ने फेस करा था। तो मेरे हिसाब से आप 3 नंबर पर उन्हें खिलाई मत, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। ध्रुव जुरेल या फिर रियान पराग को आप 3 नंबर पे ले आओ। अगर मैं इनकी प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से होगी। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, कमाल के ओपनिंग पेयर है, हल्के मत लेना। 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, 60 का एवरेज है इनका, बहुत कमाल के। अगर ये सेटल हो गए, यूं करके मैच निकाल देंगे। 3 नंबर पे आप ध्रुव जुरेल को ले आओ, बहुत ज्यादा पोटेंशियल प्लेयर में, और आपने इसको रिटेन भी इसीलिए करा है। आपने जॉस बटलर को जाने दिया था और ध्रुव जुरेल को रिटेन करा था। तो अगर आपने किसी प्लेयर में पोटेंशियल देखा है तो उस पोटेंशियल का यूज करो। 3 नंबर पे बैटिंग करो, 4 पे रियान पराग, 5 पे शिमरन हेटमायर। अगर आपको स्पिनर्स को अटैक करना है तो शिमरन हेटमायर को थोड़ा सा पहले ले आओ, 5 पे रियान पराग को कर दो। 6 नंबर पे डेनवन फरेरा को खिलाइए, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, बहुत अच्छा अटैक करते हैं, ये हमने ऐसी T20 में देखा है। 7 नंबर पे जड्डू, 8 नंबर पे आपके हो जाएंगे जोफ्रा आर्चर, फिर नांद्रे बर्गर, फॉलोड बाई रवि बिश्नोई और एक और बॉलर। ये कुछ इस प्रकार से इनकी प्लेइंग 11 दिखेगी। मे बी द बेस्ट टीम विंस। और इस वक्त ऑन पेपर प्लेइंग 11 के हिसाब से भी देखें हम तो राजस्थान बहुत ज्यादा बेटर, बहुत ज्यादा डिसेंट टीम दिख रही है, बहुत ज्यादा बैलेंस टीम दिख रही है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है राजस्थान ये मैच जीत जाए और चेन्नई ये अपना ओपनिंग एनकाउंटर हार जाए। और आई डोंट नो व्हाई आई एम हैविंग इनर फीलिंग्स की चेन्नई इस साल भी स्ट्रगल करते हुए दिखेगी। आई होप कि ऐसा ना हो, चेन्नई वालों मुझे गलत साबित कर दो, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मे बी द बेस्ट टीम विंस। अगर आपने पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने रोहित शर्मा के बारे में बात करा था, विराट कोहली के बारे में बात करा था, जाके देखो।